हेलो एवरीवन, आज के इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इस लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पाचन तंत्र के फलस्वरूप या फिर पाचन तंत्र की आर्गन में होने वाली समस्याएं जिनके फलस्वरूप कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब पाचन तंत्र के विकार में आ सकता है कुछ भी, वे जीवाणुओं के द्वारा संक्रमित हो सकते हैं हमारे आर्गन। अब चूंकि भोजन जो है हमारा बाहर से कर रहे हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है या फिर विषाणु हो सकता है, क्रीम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब होने का चांस रहता है जो कि हमारे माउथ के द्वारा, लार के द्वारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर कुछ आमाशय के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ जीवाणु बचे रह जाते हैं जिनके कारण हमारे आर्गन में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता, या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं कि जो हमारे शरीर में जो एक तरह से बोलते हैं हमारा केंद्र जो है, हमारा एक जो केंद्र का कार्य करता है, मस्तिष्क करता है, जो कि हार्मोनल प्रक्रिया के द्वारा या फिर तंत्रिका सिस्टम के द्वारा ये हमारी पूरी बॉडी पर एंजाइम के स्राव को, हार्मोन के स्राव को, आदि को कंट्रोल किया रहता है। तो इनके जो तंत्रिका सिस्टम है, हार्मोनल प्रक्रिया, ये भी यदि इनमें गड़बड़ी आ जाती है तो भी हमारे हार्मोन का कहीं ज़्यादा स्राव हो जाएगा, कहीं कम स्राव हो जाएगा, कहीं एंजाइम का ज़्यादा स्राव हो जाएगा, तो कहीं कम स्राव होगा। तो इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारे भोजन का पाचन किस तरह हो रहा है। आई बात समझ में? तो हमें जो पढ़ना है, यहाँ पर कुछ आपको नाम दिए गए हैं जो कि पाचन तंत्र के विकार हैं, जिसमें बोल सकते हैं डिसऑर्डर या फिर अनियमितताएं। ओके, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आंत का संक्रमण परजीवियों, अर्थात जो आंत में संक्रमण हो रहा है वे कुछ परजीवी मतलब जैसे जीवाणु विषाणु ना, समझ रहे ना, वे होते हैं परजीवी। और हमारा बॉडी जो है क्या है, वो परपोषी है। परपोषी, अब ये परजीवी जो होते हैं हमारे परपोषी के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला गया, आंत के अंदर जो संक्रमण करने वाले परजीवी होते हैं वे जैसे फीता क्रीम हो सकते हैं या फिर गोल क्रीम हो सकते हैं या फिर सूत्र क्रीम, हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब एक तरह से परजीवियों को नाम है जो कि हमारे भोजन के पाचन में डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं, अनियमितताएं उत्पन्न करते हैं, फिर कोई विकार उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें सबसे पहला आता है पीलिया, जिसे हम बोलते हैं जॉइंटिस। पीलिया में क्या होता है हम ये देखते हैं। इसमें देखो मुख्यतः इसमें यकृत प्रभावित होता है। अब यकृत प्रभावित होता है जो कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड था, जो कि पित्त का निर्माण कर रहा था, अर्थात जो पित्त रस का सिंथेसिस कर रहा था, निर्माण कर रहा था, वही ग्लैंड ही हमारा प्रभावित हो गया। किससे? वे कुछ भी हो सकते हैं, एंजाइमों के थ्रू या फिर इन संक्रमण जीवों के द्वारा। तो अब जब हमारा यकृत ही अर्थात सबसे बड़ा ग्लैंड जो था पित्त का स्राव करने वाला, वही जब इफेक्टेड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पित्त रस का स्राव होगा उसका या तो कमी आएगी या फिर कहीं कहीं पर उसका रुकाव हो जाएगा, तो आज सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो उसमें वही बोला गया है कि यकृत प्रभावित हो जाता है। तो पीलिया में त्वचा, अब इसकी पहचान बता रहे हैं, पीलिया के लक्षण बता रहे हैं कि पीलिया में जो हमारी त्वचा होती है या फिर आंख होती है, तो इन सब में पित्तवाड़ा का आपको बताया था, बिलवर्डेन एवं बिलरुबिन ना, ये आपको बताया था। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये पित्तरस है जो कि पित्तवाड़ा के रूप में कार्य करते हैं। बिलवर्डेन एवं बिलरुबिन है जो कि हमारे पित्तवाड़कों के, अर्थात पित्तवाड़ा, ये बिलरुबिन एवं बिलवर्डेन, बिलरुबिन व बिलवर्डेन, ये इनके जमा होने के कारण हमारा जो त्वचा का रंग होता है वे कुछ पीला दिखाई देता है, या फिर हमारी आंखें जो होती है, जो सफेद पार्ट आपको दिख रहा है आंख में, ये कुछ पीली दिखाई देने लगती है। किसके कारण? पीलिया हो जाने पर। ओके, तो इसमें मना भी किया जाता है कि इसमें मसालेदार युक्त ना खाएं, क्योंकि जो मसालेदार युक्त होते हैं उनमें वसा पाया जाएगा ना। ध्यान से देखना, पीलिया में जो होता है बोला जाता है कि आप मसालेदार चीज़ें का सेवन न करें या फिर वसी अम्लों का या फिर वसी पदार्थों का सेवन न करें। ये किस लिए बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है
अब जब वसा हमारे अंदर जाएगा तो उसका पाचन होना जरूरी है। अब जब पाचन होना जरूरी है तो उसके लिए जरूरी है हमारा पित्त रस। अब पित्त रस जरूरी होने के लिए हमारा जो यकृत अंग होता है, यकृत ग्लैंड होता है, उसका सही से कार्य करना आवश्यक है। जब यकृत ग्लैंड ही सही से नहीं कार्य करेगी तो पित्त रस का स्राव कैसे होगा? जब पित्त रस का स्राव नहीं होगा तो हमारे वसा का पाचन कैसे होगा? तो वसा का पाचन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार के डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो वही बोला गया है कि पीलिया में त्वचा और आंख जो होती है हमारी कुछ पीले दिखाई देने लगती है। ये किसके कारण हो सकता है? ये पित्तवर्धकों के जमाव के कारण हो जाता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार हम देखते हैं वोमिटिंग, अर्थात जिसे हम वमन बोलते हैं, फिर साधारण भाषा में बोल देते हैं कि उल्टी ना। आप ये समझते होंगे ये प्रतिवर्त क्रिया मेडुला में स्थित, ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित एक केंद्र होता है जिसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी पर नियंत्रण किया जाता है। वो एक केंद्र होता है, इसका नाम है यहाँ पर मेडुला। आप जब पढ़ेंगे ह्यूमन के इसी में लगभग लास्ट लेक्चर है, लास्ट फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम आपको बताएंगे मेडुला केंद्र, जो कि मस्तिष्क का पूरा पार्ट बताएंगे, क्या क्या सेरिबेलम, ये सभी पार्ट बताएंगे, फोरब्रेन सब कुछ बताएंगे। तो उसमें बताएंगे मेडुला केंद्र क्या होता है। बस इतना समझ लो कि एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर इसकी निगरानी हो रही है, फिर इस पे कंट्रोल किया गया है। ओके, तो ये प्रतिवर्त क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होता है। कौन? वमन, अर्थात वोमिटिंग की क्रिया ये मेडुला केंद्र से कंट्रोलिंग होती है। इसके द्वारा इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि अमाशय में संग्रहित पदार्थ का मुख से बाहर निकल जाना। आपको बताया था ना कि जो अमाशय होती है ये जो एक अरोधनी थी, अमाशय गज का अरोधनी ना, तो इसके द्वारा ये भोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। किसमें? वोमिटिंग में। इसमें कुछ वोमिटिंग आने से पहले मन भी में चलाता है, तो इसमें सीधी बात आपको बता ही दी है सब कुछ कि इसमें जो मुख से भोजन का बाहर निकल जाना अमाशय के थ्रू, जो अमाशय में संग्रहित पदार्थ है। अब देखो हमारा जो वोमिटिंग के समय जो भोजन हमारे माउथ में आ जाता है, जो संग्रहित किया हुआ पदार्थ होता है अमाशय में, वे कुछ अम्लीय होता है। अम्लीय होता है तो जाहिर सी बात हम पहचान सकते हैं कि यह भोजन हमारे अमाशय में है, क्योंकि अमाशय में ही अम्लीयता की उचित मात्रा आपको मिलेगी। जहाँ पर HCl होता है उसका काफ़ी ज़्यादा pH कम होता है, तो जाहिर सी बात है उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, तो हमारे माउथ में जब वो आता है तो काफ़ी अम्लीय लगता है भोजन। तो वोमिटिंग के दौरान यही होता है। ओके, ये भी एक प्रकार से डिसऑर्डर होता है हमारे पाचन सिस्टम में। उसी प्रकार एक और आता है प्रवाहिका। प्रवाहिका जिसे बोलते हैं डायरिया। ओके, तो इसमें क्या होता है? आंत के असामान्य गति के कारण, आंत के असामान्य, जब भोजन हमारे अंदर जाएगा डायरिया में यह होता है कि आंत, अब जब भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो जब आंत में पहुंचती है, चूंकि आंत में आगे वे स्थानांतरण करने के लिए उसमें कई प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है ना, मतलब जैसे बोलते हैं एक तरह से पेरिस्टालसिस, तो उसमें कई प्रकार की गतियां होती है जिसकी बोलते हैं असामान्य गति की बारंबारता। बारंबारता मतलब उसी गति का बार बार दोहराया जाना, क्या होता है? बारंबारता। तो उसमें क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है कि मल का अत्यधिक पतला हो जाना, अर्थात उनमें जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है जल की, वे कम हो जाती है। तो जिसके कारण इसकी असामान्य गति की बारंबारता, बार बार वही प्रक्रिया हो रही है, मतलब उसमें कई प्रकार की गतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके फलस्वरूप भोजन अत्यधिक पतला हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डायरिया। ओके, तो इसमें अत्यधिक पतला हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रवाहिका। किसका पतला हो जाना? मल का पतला हो जाना, जो कि एक प्रकार से वेस्ट पदार्थ होता है। उसी प्रकार आता है कोष्ठबद्धता, या फिर जिसे बोलते हैं कब्ज। ओके, कॉन्स्टिपेशन से इंग्लिश नाम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? कब्ज में, मलाशय में बोला गया है, कब्ज में क्या होता है? कब्ज में
होता है रेक्टम, जहां पर वेस्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं। तो क्या होता है इसमें, मलाशय में मल रुक जाता है और वहीं पर एकत्रित होते हैं, उसके फलस्वरूप एनस के द्वारा वो बाहर निकाले जाते हैं। कज में ये होता है कि मलाशय में अर्थात रेक्टम में वेस्ट पदार्थ रुके रहते हैं और आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अब जब भोजन, वो कई कारण हो सकते हैं, भोजन या फिर अत्यधिक कठोर हो गया है जिसके कारण हमारे जो रेक्टम होता है उसमें मलाशय रुक गया है, और जब मलाशय में वेस्ट पदार्थ रुका है तो जाहिर सी बात है जो हमारी बड़ी आंत है फिर छोटी आंत है उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि हमारा भोजन अब चूंकि वो पहले से ही रेक्टम में वेस्ट पदार्थ एकत्रित है तो और एकत्रित पदार्थ उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी जो उसमें नलियाँ पाई जाएंगी, फिर भित्तियों में काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोष्ठबद्धता, कब्ज की स्थिति में। ओके, उसी कार्य आता है अपच, जिसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन। अपच अर्थात भोजन को पूर्ण रूप से पाचन न होना। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता और पेट भरा भरा महसूस होता है। इसके अलावा अपच एंजाइमों के स्राव में, अपच क्यों होता है, ये एंजाइमों के स्राव की कमी में हो सकता है या फिर एंजाइमों की अधिकता में हो सकता है, मतलब एंजाइमों के अधिक स्राव हो जाने से भी अपच हो सकता है। तो जिसे बोलते हैं व्याकुलता या फिर और खाद्य की विषाक्तता, खाद्य में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ हो सकते हैं जिनके कारण सही से पाचन न हो पाया हो एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों की सहायता से। इसके अलावा अधिक भोजन करने से भी हो सकता है। अधिक भोजन के अलावा भी यदि आप ज़्यादा मसालेदार युक्त भोजन कर लेते हैं तो भी ये समस्या आ सकती है किसकी, अपच की। ओके, तो आज से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर रीडिंग करेंगे। तो इन सब का अब आप एक माइंड में डायग्राम बनाइए और शुरुआत से चालू कीजिए कि कहाँ से क्या फिजिकल कार्य कहाँ हो रहा था, रासायनिक कार्य कहाँ हो रहा था। तो आज सब चीजें, फिजिकल मतलब कि माउथ वाला पार्ट और केमिकल मतलब माउथ कैविटी से एनस तक का पार्ट। ओके, तो ये सब हमारी प्रक्रियाएं वहां से लेकर पाचन किस प्रकार हुआ, उसमें एंजाइम आने वाले कौन कौन से थे, पाचन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन किया, प्रोटीन का पाचन कौन किया, वसा का पाचन कौन किया, ये सब जान आप रीडिंग करिए। इसके अलावा पाचन तंत्र के विकार देखिए कुछ। ओके, तो इस सब का अच्छे से अध्ययन कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।